आदाब दोस्तों, अपने कायम करदा इदारे के जरिए आइंदा नस्ल के फलसफियों की तरबियत करना अफलातून के मंसूबे का एक इनिशियल प्लान था, एक हिस्सा था। उसका दूसरा और उतना ही अहम मकसद अपने उस्ताद, दोस्त और फिक्री रहनुमा सुकरात के मिशन को आगे बढ़ाना था। जैसा कि हम पहले भी तस्करा कर चुके हैं, अफलातून ने अपॉलजी तहरीर की जिसमें सुकरात के मुकदमे, उनके दिफा और बिलाखिर उन्हें सुनाई जाने वाली सजाए मौत का तफसीली बयान मिलता है। लेकिन सुकरात के नाम और उनके अफकार को जिंदा रखना सिर्फ इसी एक किताब तक महदूद नहीं था। अफलातून उन नाबग़े रोजगार फलसफियों में से था जिन्होंने अपने फलसफियाना ख्यालात को खुश इल्मी जुबान में पेश करने के बजाय मुकालमों, दिलचस्प वाकयात और बाज़ औक़ात निहायत अदबी और शायराना अंदाज में कलमबंद किया, ताकि लोग सिर्फ कहानी से महजूज ही ना हो बल्कि उसके पस मंजर में पोशीदा गहरे फलसफियाना अफकार पर भी गौर करें। वैसे इंसाफ की बात यह है कि अफलातून इस फन में गैर मामूली महारत रखता था। वो सिर्फ एक अजीम फलसफी ही नहीं था बल्कि बहुत से मौरखीन के नजदीक उसकी नस्ल कदीम यूनान के बेहतरीन नस्ल है। यहाँ तक कि मशहूर शौरा होमर और हैसियत की तहरीरों से भी ज्यादा मौसर और आला। और जाती तौर पर मैं भी इस राय से इत्तेफाक करता हूँ। दोस्तों, आपको अफलातून की तहरीरें जरूर पढ़नी चाहिए। वाकई यह हैरत अंगेज है। आज भी उनके जदीद तराजिम इतने रवां और दिलचस्प हैं कि कारी की दिलचस्पी इब्तिदा ही से आखिर तक बरकरार रहती है, क्योंकि मुकालमे असल में ऐसे लोगों की तवज्जो कायम रखने के लिए लिखे गए थे जो आज से 2500 साल पहले जिंदा थे। यह वाकई गैर मामूली अदबी और फिक्री सरमाया है। अफलातून की तहरीरों को इस कदर दिलचस्प, इंटरटेनिंग बनाने की एक बड़ी वजह यह थी कि उसने अपने फलसफियाना ख्यालात को खुश इल्मी मबाहिस के जरिए पेश नहीं किया। उसके बजाय वो अपने ख्यालात को कहानियों और मुकालमों की शक्ल में बयान करता था। इब्तिदा में किरदार रोजमर्रा मामूली जिंदगी के आम मौज़ूआत पर बिल्कुल सादा सी गुफ्तगू करते नजर आते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता निहायत फिक्री अंदाज में गुफ्तगू किसी गहरे और तजरीदी फलसफियाना सवाल की तरफ मुड़ जाती है। अफलातून अपने जमाने के हकीकी लोगों, उनके असल नामों और उनकी मारूफ शख्सियात को अपने मुकालमों में पेश करता था और इन्हीं किरदारों की जुबान से अपने फलसफियाना नजरियात पेश करता था, डिलीवर कर देता था। एक शख्स, एक लड़का बल्कि कहना चाहिए, जो मेरे साथ पढ़ता था, एक बार मुझसे कहने लगा कि अफलातून की तहरीरें दरअसल क्रॉस ओवर फैन फिक्शन की तरह हैं। और सच पूछें तो ये तशबीह खासी दिलचस्प है और बड़ी हद तक दुरुस्त भी है। अगर आप इस इस्तिलाह से वाकिफ नहीं हैं तो इसका मतलब कुछ यूं समझ लीजिए। फर्ज करें कोई पुरजोश मद्दा एक ऐसी कहानी लिख दे जिसमें ट्वाइलाइट के किरदार एडवर्ड और बेला हैरी पॉटर की दुनिया में वाक़े हॉगवार्ट्स में दाखिला ले लें। एक स्कूल है ये, और हैरी पॉटर के साथ क्विडिच खेलने लगे। अफलातून भी अपने मुकालमों में कुछ ऐसा ही करता था। वो मुख्तलिफ फलसफियों और दानिश्वरों और इल्मी शख्सियात को एक ही मुकालमे में जमा कर देता था और उनके दरमियान ऐसी गुफ्तगू तख्लीक करता जो हकीकत में कभी हुई ही नहीं थी। बाज़ औक़ात तो वो ऐसे किरदारों को भी आमने सामने बिठा देता जो तारीख के मुख्तलिफ अदवार से ताल्लुक रखते थे और जिनका एक दूसरे से मिलना मुमकिन ही नहीं था। अफलातून को अपने मुकालमों में अक्सर ऐसे किरदारों की जरूरत पेश आती थी जिससे लोग एक मिसाली दाना और हकीम इंसान के तौर पर देख सके, और जब भी उसे ऐसे किरदार की जरूरत महसूस होती तो वो उस शख्स का इंतखाब करता जिसे वो खुद सबसे ज्यादा दाना समझता था, यानी सुकरात, सोक्रेटिस। यूं अफलातून ने शऊरी तौर पर तकरीबन हर मुकालमे में सुकरात को एक दाना और साहिब हिकमत शख्सियत के तौर पर पेश किया ताकि आने वाली नस्लों के जहनों में सुकरात की यही पहचान हमेशा एक अजीम हकीम की हैसियत से कायम रहे। आज के जमाने में कहें तो अफलातून ने सुकरात को एक खास किरदार में मुस्तकिल तौर पर पेश किया, यानी एक उसको टाइप कास्टिंग की उसकी,
बिल्कुल उसी तरह जैसे जदीद फिल्मों में बास किरदार हमेशा एक ही किस्म के किरदार अदा करते नजर आते हैं, उसी किरदार की और बास फिर बाद में वो उसी किरदार की अलामत के तौर पर पहचाने जाते हैं या बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं अदाकार माइकल सेरा को सड़क पर चलते हुए देखूं तो शायद फौरन यही गुमान करूं कि वो एक निहायत शर्मीला, खामोश और मोहतात मिजाज इंसान है। हालांकि हकीकत यह है कि मैं माइकल सेरा को जाती तौर पर जानता ही नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो फिल्मों में इस किस्म के किरदार इस कदर उम्दगी से अदा करता है कि देखने वालों के जहन में उसकी यही छवि नक्श कर जाती है। अफलातून ने यकीनन ये काम शऊरी तौर पर किया था। वो अपने हर मुकालमे में सुकरात को एक दाना और साहिब हिकमत शख्सियत के तौर पर पेश करता रहा ताकि तारीख में सुकरात की यही शनाख्त कायम रहे। लेकिन इस तरह से तहरीर ने एक उलझन भी पैदा कर दी। सुकरात खुद भी एक फलसफी था, मगर उसने अपनी जिंदगी में कोई किताब या तहरीर नहीं लिखी। चुनांचे जब अफलातून ने अपने फलसफियाना नजरियात को सुकरात की जबान से बयान करना शुरू किया तो बात के कारीन के लिए यह तय करना हमेशा आसान नहीं रहा कि कौन सा नजरिया हकीकत में सुकरात का है और कौन सा खुद अफलातून का। अफलातून ने मजमूई तौर पर 27 मुकालमे, ट्रीटाइजेस या डायलॉग्स कहिए, तहरीर किए हैं। अहले तहकीक आमतौर पर उन्हें उनकी तसनीफ के जमाने के लिहाज से 3 अदवार में तकसीम करते हैं। उन तीनों अदवार में से हर दौर में अफलातून की फिक्र में आने वाली एक नुमाया तब्दीली की नुमाइंदगी करता है। वक्त के साथ साथ सिर्फ उसके फलसफियाना नजरियात में इर्तिका आता गया, बल्कि वो जिन मौज़ूआत पर गौर करता था उनकी नौयत भी बदलती चली गई। अफलातून के इब्तिदाई मुकालमों में ज्यादातर वही मसाइल ज़ेरे बहस आते हैं जो खास तौर पर सुकरात की दिलचस्पी के मौज़ूआत थे। सिर्फ मौज़ूआत ही नहीं बल्कि उन पर बहस करने का अंदाज भी वही था जो सुकरात इख्तियार करता था, यानी सवाल और जवाब, मुसलसल जुस्तजू और मुकालमे के जरिए हकीकत तक पहुंचने का सोक्रेटिक मेथड या सुकराती तरीका इस्तदलाल। यूं महसूस होता है जैसे अफलातून अपने उस्ताद की वफात के बाद खुद को इस बात का पाबंद समझता था कि वो सुकरात की फिक्री रिवायत को जिंदा रखे और उसे आगे बढ़ाए। लेकिन जैसे जैसे अफलातून की तसनीफात का जमानी सफर आगे बढ़ता है, उसके मुकालमों में मौजूद सुकरात भी बदलने लगता है। अब वो सिर्फ इखलाकी सवालात तक महदूद नहीं रहता, बल्कि रियासत, हुकूमत, अदल, माबादुल तिब्बियात यानी मेटाफिजिक्स और दीगर गहरे फलसफियाना मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू करने लगता है। दिलचस्प बात यह है कि अफलातून की एक तस्नीफ का सुकरात दूसरी तस्नीफ के सुकरात से खासा मुख्तलिफ दिखाई देता है। यही तब्दीली इस बात का इशारा है कि दरअसल सुकरात नहीं बल्कि अफलातून खुद एक फलसफी की हैसियत से इर्तिका के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहा था। और हकीकत यह है कि ये सवाल शायद इतना अहम है भी नहीं कि किसी खास ख्याल का असल खालिक सुकरात था या अफलातून। अगर सुकरात खुद मौजूद होते तो गालिबन उन्हें भी इस बात पर कोई ज्यादा एतराज नहीं होता। आखिर वो ऐसे फलसफी नहीं थे जो चंद जामिद और अटल अकीदे या अकायद से हमेशा जुड़े और चिमटे रहते। याद कीजिए, सुकरात बार बार इस बात पर जोर देते थे कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। उनकी पूरी जिंदगी हकीकत की मुसलसल तलाश में गुजरी। वो हर तसव्वुर, हर अकीदा और हर दावे की तह तक पहुंचना चाहते थे ताकि मालूम कर सकें कि चीजें अपनी असल में क्या है। इस लिहाज से अफलातून की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं थी कि उसने सुकरात के अल्फाज बयीना महफूज कर दिए, बल्कि ये थी कि उसने सुकरात की रूह फिक्र को जिंदा रखा। वो रूह जो हर लम्हा सवाल करती है, हर